मार्केट्स पर इस समय हमारे साथ अब दो और जानकार जुड़ रहे हैं और आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं मयूरेश जोशी और सर्वेंद्र श्रीवास्तव। आप दोनों का ही स्वागत है। मयूरेश, मार्केट पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी पहले, क्योंकि आप देखिए 3-4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद ग्लोबल मार्केट्स में सुधार आ रहा है और भारत में एक हल्का सा पुल बैक है। क्या इस पुल बैक में खरीदारी के बारे में सोचना ठीक रहेगा या फिर आप एक कन्विंसिंग क्लोज देखना चाहेंगे? 2-3 दिन की रैली देख लें, उसके बाद ही क्लाइंट्स को सलाह होगी कि एक बार फिर तेजी के लिए लौटे। आफ्टरनून हर्षदा जी, आई थिंक डीमोनेटाइजेशन मूव के बाद आई थिंक मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो गए हैं और हालांकि आई थिंक सभी मानते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफी बेहतर होंगे, नॉट जस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी बट जनरली आई थिंक एक जो सेटअप है और एक माइंडसेट है उसके लिए शॉर्ट टर्म डिस्टॉर्शंस, आई थिंक की जो अनसर्टनिटी है ये शायद मार्केट जेस्टेट नहीं कर पा रहा है। कितना इम्पैक्ट डिस्क्रिशनरी डिमांड पे होगा, कितना स्पेंडिंग पे होगा, जो सेक्टर्स कैश पे डिपेंडेंट होते हैं स्पेसिफिकली रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में, वहां पे कितना इम्पैक्ट होगा, दैट विल कम टू नो ओनली इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो सभी लोग यही मान के चल रहे थे एटलीस्ट फ्रॉम अ रिजल्ट्स परस्पेक्टिव, कंसिडरिंग दीज इंडस्ट्रीज, वो लिकर इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट शेयर हो, कहीं ना कहीं आई थिंक Q3 will have a dampening effect, or even for that matter consumer discretionary stocks. So to that extent मेरे ख्याल से I think volatility in the markets is not ruled out. यहाँ से शायद 4-5% का करेक्शन भी आ सकता है मार्केट्स में। So I think the better way to approach these markets is to just let the market stabilize over the next few days. जैसे cash situation improve होंगी in terms of supply from the banks, मेरे ख्याल से I think जो distortions short term से हम देख रहे हैं शायद वो एक बार के लिए खत्म हो जाए। So in that sense itself I think wait for the markets to stabilize. अगर थोड़ा markets और करेक्ट होते हैं तब क्वालिटेटिव स्टॉक्स खरीदे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक एक वेट एंड वॉच मोड ही रहना चाहिए। थोड़ा इंतजार करने में समझदारी, ये कह रहे हैं मयूरेश, लेकिन कुछ कुछ शेयरों के लिए लोग इंतजार करने को तैयार हैं नहीं। अशरा देखिए, जी एंटरटेनमेंट आज निफ्टी का टॉप गेनर अब 6% भाग चुका है, आइशर मोटर्स 6% भाग चुका है, एशियन पेंट्स 5% दौड़ लगा चुका है। और आज हम शो करने आ रहे थे, उससे पहले हमारी रिसर्च टीम ने कुछ अच्छी रिसर्च की कि कौन से स्टॉक्स है जो ऊपरी स्तरों से काफ़ी भारी भरकम गिरावट दिखा चुके हैं। निफ्टी के स्टॉक्स जो 20-20% या इससे ज़्यादा गिर चुके हैं, तो क्योंकि वही शेयर है, ब्लू चिप्स हैं जहाँ पर बड़ी गिरावट हो गई और वहाँ खरीदारी के मौके आते हैं, तो वो देखना चाहिए। ये लिस्ट आपके सामने देखिए, आइडिया, अंबुजा, इन्फोसिस, विप्रो, ये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर हैं जो ऊपरी स्तर से जबरदस्त गिरे हैं। ये तो आज का मूव दिख रहा है, लेकिन हाँ। इनको ऐसे पढ़ना चाहिए कि अपने 52 हफ्तों के हाई से कितना टूटे हाँ, तो वो रिपोर्ट बताइए। वो मैं आपको बताती हूँ। आइडिया सेलुलर अब आप देखेंगे 53% की गिरावट दिखा चुका है अपने 52 हफ्तों के हाई से। यहाँ पर अंबुजा सीमेंट 27% की गिरावट दिखा चुका है। अब टेक्नोलॉजी दिग्गजों में भी आप देखेंगे इन्फोसिस और विप्रो दोनों 26% टूटे हैं अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई से। और ये लिस्ट इनफैक्ट लंबी है, काफी लंबी है, लेकिन हमने आपको टॉप 10 स्टॉक्स निकाल के सामने रखे हैं। भेल, लुपिन ये भी 26% अब सस्ते हैं अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई से। वहीं अगर आप देखें एक्सिस बैंक, बॉश और एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स, इनमें 25 से 24% का करेक्शन आ चुका है। सनफार्मा में 24% का करेक्शन, ACC, येस बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पर 23 और 20% तक का करेक्शन आ चुका है। तो ये वो तमाम काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है भारी भरकम गिरावट आ चुकी है अपने 52 वीक हाई से। क्या अब यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस गिरावट को देखकर इन स्टॉक्स में खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर एक और डीपर करेक्शन आएगा? इनफैक्ट एक टेक चेक मैं आपसे लेना चाहूंगी, स्पेशली मार्केट पर पहले, और उसके बाद इन स्टॉक्स पर आएंगे हम सर्वेंद्र, क्योंकि हम देख रहे थे जहां पर बाजार में रिकवरी आ रही है, मेरे ख्याल में प्रीमियम में ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, वो भी कुछ दबाव में है। क्या ये सिर्फ फिर शॉर्ट कवरिंग का ही मूव दिख रहा है लार्जली? देखिए आशिता जी, इसमें क्लियरली ऐसा लग रहा है कि निफ्टी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी, इंटरनेशनल इवेंट्स भी प्ले आउट हो रहे हैं और उसके चलते आई थिंक ये वॉलेटिलिटी को थोड़ा अगर इग्नोर करें और थोड़े मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप्स देखें तो 8,8200 के रेंज में इसके पहले भी मार्केट काफ़ी टाइम पहले भी रहा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि ऊपर से काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है इंडेक्स भी, और कुछ काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स भी ऊपर से काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछे तो मैं तो बाउंस ही खेलना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, बट कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा ये बाउंस खेलें लार्ज कैप्स में। जो नाम अच्छे लग रहे हैं जो ऊपर से काफ़ी गिरे हुए हैं, जैसे आपने भी नाम लिए ACC, अंबुजा, मारुति, ये कुछ नाम हैं, एक्सिस बैंक के जो जहन में आते हैं जहाँ पे लगता है कि ये जो फॉल है ये ओवरडन हो चुका है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स एज वेल, और इनमें एक 5 से 10% के बाउंस डेफिनेटली आ सकते हैं। और जिसमें से भी आपने देखा कि जो क्वालिटी
फाइनेंशियल नेम्स हैं, जैसे LIC ने काफी अच्छा मूव दिया है, तो क्वालिटी नेम्स में रहें। आई थिंक LIC ने एक इंडिकेशन दिया है कि लार्ज कैप्स में एक बाउंस डेफिनेटली है, उसने शुरुआत की है। आई थिंक ये असर औरों पे भी जाएगा और एक 5 से 8% का बाउंस एवरेज लेके चले। जो अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे आपने बोला, जो 20% गिर चुके हैं, 20, 25, 30% जो गिर चुके हैं, उनमें 5 से 8% का ट्रेडिंग बाउंस लेके चलें। फिलहाल माइंडसेट ट्रेडिंग का रखें, ज़्यादा इस समय मध्यम अवधि और लॉन्गर टर्म का ज़्यादा ध्यान नहीं रखें इस समय, बट थोड़ा ट्रेडिंग का ध्यान रखें। 84-85 के ऊपर दोबारा में वो सर बड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। ये मतलब कल रात को सपोज जब कल शॉर्ट करके गया 8,100, क्योंकि कल तो ब्रेकडाउन क्लियर था, 8,200 के नीचे भी बंद हो रहा है। और कल तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि 8,000 तो आना पक्का है। जो ट्रम्प साहब जीते थे और ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस दिन 8,000 का लो बनाया और जो सीधा 100 पॉइंट ऊपर खोल दिया निफ्टी आज। तो ये ट्रेडिंग में तो बड़ा रिस्की मामला नहीं है? नहीं, गैप अप गैप डाउन में देखिए अनिल जी डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। बट अब इस पे यही है कि आपका लार्जर व्यू क्या है। हमारा फाइसेंस में मानना है कि जो ट्रम्प साहब के साथ जो बार बना था, वो बार एक 6 सिग्मा इवेंट था डेली पे, एक 4 सिग्मा इवेंट था वीकली चार्ट्स पे, और ये बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर निफ्टी पे ऐसा इवेंट निफ्टी के पूरे डेटा में आज तक नहीं हुआ जो ट्रम्प के साथ हुआ, तो वो इतना बड़ा लार्ज एग्जॉशन बार था कि उसका लो जब तक टूटता नहीं है तब तक तो मंदी किसी हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मंदी तो तब तक करनी ही नहीं चाहिए। जो भी सोचे वो लेने का सोचे, और लेने की सोचे तो 81 के आसपास, ताकि आपके पास एक 100 पॉइंट का कुशन है, उसमें पैनिक नहीं करें। जब तक वो 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बचता नहीं है तब तक आप खड़े रहें। वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी और बाउंस पे जब आपके टारगेट्स आए तो एग्जिट करें। अच्छा, ये टेक्निकल में आप जो ये 6 सिग्मा इवेंट बोलते हैं, 4 कौन कौन सा सिग्मा है? 6 और 4 वीकली पे। तो मतलब इसका मतलब ये कि ये कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रम्प साहब का तो अंदाजा था कि हो सकता है ये इलेक्शन के रिजल्ट आए, हिलरी के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प साहब नहीं जीतेंगे। नहीं, बट मार्केट का रिएक्शन 6 सिग्मा था। अच्छा, मार्केट उसको, अगर मार्केट ने वो रिएक्शन दिया है तो किसी कारण से ही दिया है। मार्केट कहीं ना कहीं अनप्रिपेयर्ड था उसके लिए, और साथ में 2 इवेंट हो गए, डिमोनेटाइजेशन और ट्रम्प साहब साथ में जो हुए, उसकी वजह से 6 सिग्मा इवेंट हो गया वो। चलिए, तो डबल वैमी बाजार में पड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन ये जो थीम हमने आइडेंटिफाई की है वो स्टॉक्स की, जहां 10 स्टॉक्स की इंडेक्स वाले जो काफी सस्ते हो चुके हैं। इनफैक्ट चार्ट्स पर सर्वेंद्र ने ACC, अंबुजा, एशियन पेंट्स और एक्सिस की बात की है, APAC आप कह सकते हैं। लेकिन मयूरेश, मैं आपकी फंडामेंटल राय लेना चाहूंगी, क्योंकि इन 4 स्टॉक्स में तो सर्वेंद्र का मानना है कि 5 to 8% के बाउंस के लिए, ट्रेडिंग बाउंस के लिए प्ले किया जा सके। लेकिन अगर कोई पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है, और सभी को हम लोग यही जानकारी देते हैं कि गिरावट पर बाजार में अगर लंबी अवधि के लिए आप खरीदेंगे तो बेहतर आपको रिटर्न्स मिलेंगे, इनमें से आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? कौन सी वो स्टोरी अच्छी है और अब शायद इन सस्ते भावों पर और अट्रैक्टिव हो गई है? Largely, I think जो underlying theme है हर्षदा जी, we've already discussed that, और near-term distortions हैं, I think over the next few weeks पता चलेंगे। Having said that, मुझे लगता है I think banking for example, और जैसे एक्सिस बैंक का करेक्शन आया है, I think results भी बहुत encouraging नहीं थे, और large part यही मान के चलना चाहिए कि FY17 में जो नतीजे आएंगे more or less asset quality elevated side पर ही रहेंगे in terms of how slippages and GNPAs will pan out। इसकी वजह से credit costs high रहेगी सिस्टम में, anywhere close to 170 to 180 पिप्स। इसके कारण आई थिंक जो निम्स और रिटर्न रेशियोज हैं वहां पे थोड़ा दबाव दिखेगा। बट क्या FY18 में सुधार दिख सकता है? इन माय ओपिनियन आई थिंक विद द काइंड ऑफ डिमोनेटाइजेशन, और जैसे कासा डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे बैंकिंग सिस्टम के लिए, नेट डेट ऑफ अगेंस्ट विड्रॉल्स एंड लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन एसेट क्वालिटी, मुझे लगता है आई थिंक जो टॉप टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और जो टॉप टियर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इंक्लूडिंग एक्सिस, आई थिंक वहां पे अच्छा खासा सुधार दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ कासा डिपॉजिट, जिससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, क्रेडिट ग्रोथ अगर सिस्टम में वापस आती है जो हम अनुमान लगा रहे हैं, एंड एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट रिवर्सल्स, मेरे ख्याल से आई थिंक निम्स और रिटर्न रेशियोज बोथ ROE एंड ROEs शुड इंप्रूव। इसलिए आई थिंक टू टाइम द मार्केट कहाँ बॉटम करेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए 15 से 20% जो बोल रहे हैं कि काम बॉटम होगा, ये तो पता नहीं, ये बात सही भी हो तो बनने के बाद ही पता चलता है बॉटम का बना। लेकिन देखिए हमारी रिसर्च टीम ने इंतजार नहीं किया जा सकता। नहीं, हमारी रिसर्च टीम ने एक काम तो कर दिया है कि ये 10 स्टॉक ढूंढे हैं जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, है ना। एक बार लिस्ट लेके आते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, टाइमिंग छोड़ दो और भाव छोड़ दो कि किस भाव में खरीदेंगे, किस वक्त खरीदेंगे, वो नहीं पता। टॉप 2 स्टॉक इनमें से आपके कौन से जो आप खरीदेंगे? आइडिया, एक बार लिस्ट लाइए। भेल, ल्यूपिन, एक्सिस, बॉश, 4 स्टॉक तो ये हो गए, और इसके अलावा आइडिया, अंबुजा, इन्फोसिस, विप्रो, ये 8 में से 2 शेयर जो आप खरीदेंगे। ये और भी ले दूँ, और लिस्ट एक मिनट। एशियन पेंट, सन फार्मा, ACC, यस बैंक,
हाँ, इन 12 में से कोई भी 2 स्टॉक दे दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सो लार्जली आई थिंक जो मैं थीम बता रहा था नीचे, आई थिंक 15 to 20%, क्योंकि आप टाइम नहीं कर सकते, आई थिंक यू शुड स्टार्ट पुटिंग ऑन इन्वेस्टेबल कॉर्पस। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे एक्सिस बैंक की मैंने थीम डिस्कस की, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड विद इन फार्मा मुझे लगता है आई थिंक सन फार्मा काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, अंडर ओन्ड भी है। नतीजे काफी ठीक ठाक थे इस क्वार्टर में, और मेरे ख्याल से आई थिंक अगर जो इंस्पेक्शंस होने वाले हैं हलोल और मोहाली के, हालांकि मोहाली डजंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एबिटा, हलोल का अगर इंस्पेक्शन सक्सेसफुल होता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मेरे ख्याल से स्टॉक की डिफरेंट री रेटिंग हो सकती है। वैल्यूएशंस भी डिमांडिंग नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेरे ख्याल से आई थिंक सन फार्मा एंड एक्सिस इज समथिंग दैट आई विल गो अलोंग विद। एक्सिस और सन फार्मा ये 2 काउंटर्स फंडामेंटली जहां पर पूरा दम दिख रहा है कि आगे परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ये हम आपको बता रहे हैं कौन से स्टॉक सस्ते हैं और कहां पर आगे की स्टोरी भी मजबूत रहेगी, उस लिहाज से आपने अपना डिसीजन खुद लेना है। लेकिन इस लिस्ट में इन्फोसिस और विप्रो जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं, और इस पर मैं एक टेक्निकल चेक सर्वेंद्र आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इन काउंटर्स की धुलाई हुई जब से नंबर्स आए, उसके बाद ये डर था कि अब क्योंकि ट्रंप की सरकार आ गई तो शायद पॉलिसी एक्शन पूरी तरह से बदल जाएगा, इनके फेवर में नहीं रहेगा। आज नैस्कॉम की बैठक होने वाली है और कुछ ही देर में ऐलान होगा कि क्या नैस्कॉम ऑफिशियली गाइडेंस कम कर रहा है या नहीं। विशाल सिक्का ने कहा है ट्रबल टाइम्स है, टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। चार्ट्स पर अब आज का जो उछाल है वो कितने समय तक प्ले किया जाए? देखिए, इनमें जो गिरावट रही है वो 6-8 क्वार्टर की रही है, और आपके चैनल पे ही हमने 12,500 में जब NSE IT इंडेक्स पे शॉर्ट्स डाले थे पोजिशनल, तो हमने यही बोला था कि 9,300 9,500 तक के टारगेट्स हैं। मेरा मानना है कि वो टारगेट्स मेट हो गए हैं। ठीक है, प्राइस डैमेज बहुत ज़्यादा है तो रिपेयर में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरा मानना है डेफिनेटली अब तकरीबन 6 से 7 क्वार्टर नेगेटिव रहने के बाद IT पे कि मैं तो अब यहाँ पे खरीदारी करना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरा टॉप पिक है, अगर मेरे को एक चॉइस दी जाए, इन्फोसिस मेरा एक टॉप पिक है IT साइड में, और मेरा ये मानना है कि मे बी 1-2-3 महीने राउंडिंग बॉटम बने या थोड़ा बेसिक फॉर्मेशन हो, बट यहाँ से अब और ज़्यादा इंक्रीमेंटल बहुत मेजर गिरावट मुझे तो IT स्पेस में नहीं लगती है, क्योंकि मेरा मानना था कि 9300 के टारगेट्स निफ्टी IT पे आएंगे, जो कि आ गए और 6 क्वार्टर बाद आए हैं, तो मैं तो शॉर्ट्स कवर करके लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। तो सही जा रहे हैं आप एकदम, क्योंकि अब जो खबरें आनी थी बुरी वो तो सब आ गई। बिल्कुल, गाइडेंस घटाने की आ गई, बिल्कुल ट्रम्प साहब की आ गई, अब रुपया कमजोर हो रहा है तो थोड़ा तो फायदा मिलेगा, तो बुरा जो होना तो हो गया। शायद यही वजह कि ट्रम्प साहब के जीतने के बावजूद IT शेयर अब थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात हर्षिता ये कि किसी को भी आइडिया नहीं खरीदना है जी, जो सबसे ज़्यादा गिरा है 45%। अच्छा, इसी के साथ एक और स्टॉक में देख रहा था अभी, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये पता है 40 के नीचे आ गया। आज CLSA ने रिपोर्ट दी थी कि 36 का टारगेट उन्होंने रिवाइज करके नीचे का दिया है, और रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए 38.25 पर ट्रेड करा है। 38 में ख्याल से ये 52 हफ्तों का इसका निचला स्तर ही है आज का, ये लोएस्ट लेवल, क्योंकि पुराना लोएस्ट लेवल 39 रुपये कुछ पैसे दिखा रहा था। जी हाँ, तो आरकॉम तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स बुरा हाल है, पिटे हुए हैं, और अब भी पिटने के बावजूद किसी को खरीदना नहीं। चलिए लेकिन देख लेते हैं ट्रेडर्स डिमांड में आप जो इन शेयरों पर राय लेना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आशुतोष शर्मा ने कहा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये आप बिकवाली कीजिए 70-50 का स्टॉप लॉस लगाकर 63 के लक्ष्य के लिए, और साथ ही RCF यहाँ पर खरीदारी करने की उनकी राय है। 46 आपका स्टॉप, 46 कैसे होगा स्टॉप लॉस? 42 का तो भाव है, रिवाइज करना कुछ तो मामला गड़बड़। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इसको, 46 नहीं हो सकता। लेकिन आपको भी अगर कोई सवाल पूछने हैं इसमें तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज भेजिए, आपके सवाल हम लेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे और शो के दौरान आपको राय दिलवाएंगे। इस बीच अनिल, बैंक निफ्टी की हालत और भी बिगड़ गई है अब आप, और ये पूरे बाजार को नीचे की ओर खींच रहा है। आपको याद होगा कार्यक्रम की शुरुआत में 100 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही थी, या फिर उससे ज्यादा की बढ़त सेंसेक्स दिखा रहा था। अब सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी 180 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ यहाँ पर प्रेशर है। और कल जैसी स्थिति थी कि PSU बैंक्स में ही सबसे ज्यादा तेजी लोगों ने की थी, वहीं पर लोग आज एग्जिट की पोजीशन ले रहे हैं। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB, इंडियन, इलाहाबाद, ये काउंटर्स हैं जो ज्यादा पिट रहे हैं। PNB खासतौर से 3% की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। मयूरेश, इस PSU बैंक पैक पर आपको क्या लग रहा है? कल तक तो पूरा जोश देखने को मिल रहा था कि इन सरकारी बैंकों के हाथ काफी पूंजी आ जाएगी, माहौल काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन अब पूरी तरह से गेम पलट गया है। नहीं, लार्जली आई थिंक डिस्टिंग्विश वापस करना चाहिए टॉप टियर कि क्या ये सरकारी, तमाम सरकारी बैंकों में वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि इतना पैसा आ रहा है, पैसा तो आ जाएगा, करेंगे क्या, कोई उधार लेने वाला तो है नहीं, तो ट्रेजरी में लगाना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा और रिटर्न आएंगे नहीं,
तो क्या ये बड़ी दिक्कत है? सो तीन चीज अनिल जी, आई थिंक जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक एक तो जैसे क्वांटम ऑफ मनी आ रहा है, एक तो एक्सेस मिलता है इनको फॉर लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, जिससे इनकी बोरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। पर लेंडिंग बुक जनरली हम क्रेडिट ग्रोथ की जैसे बात करते हैं, मार्केट यही उम्मीद लगाए बैठा है कि FY18 में जो हायर सिंगल डिजिट का क्रेडिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट्स में कन्वर्ट होगा ऑन द बैक ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूविंग। सेकंड, आई थिंक आप ये समझ के चले, आई थिंक जितनी ट्रेजरी गेन्स हमने देखी थी, आई थिंक एक सब्सटैंशियल विंडफॉल गेन्स बैंक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम में आ चुका है। थर्ड, आप जनरली अगर देखें PSU बैंक्स के नतीजे, तो मेरे ख्याल से आई थिंक द एडवांसेस ग्रोथ हैज बीन क्वाइट म्यूटेड, और जो ग्रॉस NPA लेवल्स के आई थिंक जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो आई थिंक स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स आर परसीविंग कि द वर्स्ट इज पॉसिबली ओवर एसेट क्वालिटी के हिसाब से एज क्रेडिट ग्रोथ रिटर्न्स इन द सिस्टम, क्योंकि बैंक्स के पास एक्सेस होगा भी लो कॉस्ट डिपॉजिट्स के लिए, वहां पे आई थिंक लैंडिंग ग्रोथ काफी स्टुपेंडस हो सकती है। कैपिटल एडिक्वेसी जो लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है वो ऑपरेटिंग लेवरेज देगी इन टर्म्स ऑफ हैविंग डायनामिक्स ऑन ROAs एंड ROEs। और जहां तक आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल रहा, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन अ वेरी रीजनेबल मैनर। तो ये ख्याल से आई थिंक वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं PSU बैंक्स के लिए, एंड नंबर्स हैव बीन एनकरेजिंग। इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक जो टॉप टियर PSU बैंक्स है, अगर डिक्लाइंस में मिलते हैं स्टैगर्ड वे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक बात है, गिरावट में खरीदना है, शॉर्ट में ये है आपके लिए सरकारी बैंक्स पर रहा है 19,100 ये सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। सर्वेंद्र को बोलूँगा चार्ट्स तैयार रखे, 19,100 के आसपास पहुंचा है। तो ये 101 पॉइंट की रिस्क लेके खरीदने का मौका है क्या? एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जाए क्या खराब बाजार में? पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। $8,150 के नीचे इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है। कोशिश कर रहा है बाजार कि कुछ बढ़त पर ही जाकर आज की समाप्ति हो, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर लगातार बिकवाली का दबाव आता हुआ। तो ऐसे में 3 बजे ठीक हम आपको बताते हैं कि क्या आपकी निफ्टी में रणनीति होनी चाहिए। सिमी भौमिक की राय सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आती हुई। इनका मानना है निफ्टी में तेजी ही करें। टारगेट 8,220 का इन्होंने दिया है और 8,100 पर स्टॉप लॉस लगा है। अगले 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड है। सिमी खरीदना चाहते हैं, लेकिन निशांत जैन बेचना चाहते हैं। निफ्टी 8,160 उनका स्टॉप लॉस का लेवल है, वो तो बहुत करीब है भाई, नहीं दूर है थोड़ा। 8,135 हो गया, ये 8,150 के नीचे फिसला है। ये स्टॉप लॉस है 8,070 का लक्ष्य नीचे की तरफ, जहां तक फिसल सकता है निफ्टी। सर्वेंद्र हमारे साथ हैं। सर्वेंद्र, मेरे को बैंक निफ्टी पे भी आपसे बात करी, लेकिन पहले निफ्टी का कॉल बता दीजिए 3 बजे। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि हमारी भी बात हुई कि काफ़ी ओवरसोल्ड है, और मानना ये है कि एक बाउंस के लिए तो खेलें बिल्कुल, और फिर देखते हैं 8320 8320 के आसपास लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं, तो वहाँ तक एक बाउंस मुझे लगता है कि आएगा। तो उससे 50-60 पॉइंट नीचे टारगेट रखें, 8250 का टारगेट रखें, 10-20 पॉइंट के करेक्शन पे लें, सो अराउंड 81-8120 की रेंज में लें, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हो जाते हैं। 8034.40 का स्टॉप लॉस लगाएं कैश में, और मेरा मानना है 3 से 4 दिन के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं, जब तक 8050 के नीचे जाता नहीं है। तो 8250 83 वो लॉन्ग टर्म एवरेज को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वहां इस बार फेल होता है फिर तकलीफ हो सकती है, बट फिलहाल के लिए आई थिंक एक बाउंस 3-4 दिन का 8250 टारगेट। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर दिख रही है मुझे ITC को लेकर। एक ही सेक्टर, एक ही स्टॉक जो मजबूत दिख रहा था निफ्टी को सहारा देने के लिए, अब उसके लिए भी खबर खराब आ रही है, और वो ये कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल भेजा है, और प्रपोजल ये है कि तंबाकू, टोबैको पर पूरी तरह से FDI पर पूरा ही बैन लगा दीजिए। मतलब जो तंबाकू का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, जैसे ITC, VST इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स और गोल्डन टोबैको, 4 ही कंपनियां हैं ना, तो इनमें कोई भी विदेशी निवेश ना आए, ये एक प्रपोजल भेजा गया है, और ये नेगेटिव है। तो ये FDI पर एक FDI ना हो, इस पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने नोट तैयार किया, और वो कैबिनेट के कंसिडरेशन का इंतजार जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखिए ITC बोलते बोलते 2% टूट चुका है। इनफैक्ट गॉडफ्रे फिलिप्स आपकी स्क्रीन पर 9% नीचे, GTC या फिर गोल्डन टोबैको भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और साथ ही VST इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहां पर भी मार पड़ती हुई साफ दिखाई देगी। गॉडफ्रे के गिरने का एक रीजन और भी है, इन सबसे ज़्यादा क्यों गिरा है, क्योंकि काफ़ी समय से ये बात चल रही कि गॉडफ्रे फिलिप्स के में कोई विदेशी कंपनी अच्छा हिस्सा खरीदने के लिए तैयार बैठी है, बस ये नियमों में क्लैरिटी आ जाए जी। और अगर वो नहीं होता तो फिर वो डील तो गई,
तो फिर ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर गिरा, अच्छा देखिए निफ्टी पर इससे प्रेशर आना शुरू हो चुका है। आईटीसी दिन के लो पॉइंट पर है 231 हो गया, 239 वाला, और आईटीसी की वजह से आप देखिए निफ्टी अब सिर्फ रह गया 60 पॉइंट। आखिरी आधे घंटे में ये मामला ठीक नहीं है, थोड़ा नीचे आता दिख रहा है। चलिए आईटीसी के चार्ट पर एक राय लूँगा, पहले आईटीसी पे ले लेता हूँ सर्वेंद्र, और फिर मैं बैंक निफ्टी पर पूछता हूँ आपसे। आईटीसी क्या करें 231 पर? आई थिंक क्लियरली स्टॉक तो लास्ट 2-3 साल से कुछ कर ही नहीं पाया। हम हमेशा हमारे नेगेटिव वाइस में रहा है लास्ट 6-8 क्वार्टर से। कारण मैं आपको बता दूं, जून 2013 उसके बाद से ये स्टॉक कभी 250 के ऊपर क्लोज नहीं किया है मंथली क्वार्टरली चार्ट्स में। क्या बात करें जी, जून 2013 से? जी, तो 3 साल से बेसिस पे, या मंथली क्वार्टरली बेसिस पे वो 250 के पास उसमें सेलिंग आई जाती है। कभी 60-70 के ऊपर में टिकड़ा उसने मारा है, बट अगर आप मंथली क्वार्टरली क्लोज देखेंगे तो हमेशा 250 के नीचे। ये शो है ना आपके साथ कल कर लिया होता है, सुबह कर लिया था, आज 242-45 सुबह था तो, ये शेयर। नहीं मेरे हिसाब से इसमें डाउनसाइड अभी भी बाकी है। इसका जो पिछला लो था 177 के आसपास, 177-180 का जो लो था, मेरा मानना है कि इस बार पे जो जिस तरह से सेटअप्स बन रहे हैं लास्ट क्वार्टर के, मेरे को लगता है कि एक बार वो लो टेस्ट होगा इसका नेक्स्ट 3 महीने में। तो किसी को स्लाइटली पोजिशनल बायस से अगर कैरी कर सकता है तो मेरा मानना है कि इसको शॉर्ट करना चाहिए। 200 डे आज ही ये तोड़ रहा है और डिसाइसिवली तोड़ रहा है, वॉल्यूम्स भी हैं, तो मेरे ख्याल से 180 के टारगेट्स के लिए इसको बेचा जा सकता है। अभी भी 50 रुपए कमाने के लिए है। 19% नीचे गॉडफ्रे, अब देखिए वीएसटी 9% नीचे, और 177 बोल रहे हैं ना, आप क्या लेवल बोल रहे हैं नीचे? 177। अच्छा वो भी तब बोल रहे हैं सर्वेंद्र। वैसे तो देखिए हर्षिता, टेक्निकल एक्सपर्ट जितने हैं ना, उनके अभी कोई स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन आना ही मुश्किल काम है। फिर भी सर्वेंद्र ने 2-3 स्टॉक तो तेजी के लिए रिकमेंड किए हैं कि ब्लू चिप्स है। अच्छा आईटीसी भी ब्लू चिप मानते हैं हम, ऐसा तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद चार्ट पर इतना खराब दिख रहा है, रिकमेंड कर रहे हैं शॉर्ट करने के लिए। और यहाँ पर इनफैक्ट अनिल, जो करंट एफडीआई है वो 3-4 एरियाज में है। एक तो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, अगर किसी दूसरी विदेशी कंपनी के साथ कोई करता है, कोई फ्रेंचाइजी लाता है, लाइसेंस लेता है किसी फ्रेंचाइजी के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, ब्रांड नेम के लिए, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये फिलहाल एरियाज हैं जहां पर एफडीआई लाया जा सकता है। अब अगर इसको भी कंप्लीटली खारिज कर दिया जाए, कितना बुरा असर पड़ेगा, शायद इस पर मयूरेश और खुला जानकारी दे पाएंगे। मयूरेश, कितना आपको लग रहा है गहरी मार पड़ेगी? क्योंकि स्टॉक्स तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे दिस इज द एंड ऑफ इट ऑल। प्रमोटर भी बेच के निकल जाएंगे स्टॉक मार्केट में। आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्योंकि अगर ब्रांड नेम के लिहाज से देखा जाए, ब्रांड्स तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक कंपनियों ने एस्टैब्लिश कर लिया है अपना। एब्सोल्युटली, तो मेरे ख्याल से आई थिंक वन रियली नीड्स टू टेक अ कंपनी वाइज पर्सपेक्टिव। और जहां तक आई थिंक डीमोनेटाइजेशन का सवाल रहा है, मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा कैश सेल्स पे आई थिंक इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं सिगरेट्स के, आई थिंक जो अपने लोकल पान वाले होते हैं और जो उनके हायर एंड पे जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वहां पे थोड़ा कैश क्रंच दिख रहा है। इसलिए वॉल्यूम डी ग्रोथ बिल्कुल देखने मिलेगी ये क्वार्टर में। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगेन आई थिंक जो ये स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव अनाउंसमेंट दी थी गवर्नमेंट ने, स्पेसिफिकली in relation to GST rates not exceeding probably the recent rates. So I think जो capping हुई थी rates की, वो एक positive था. But I think if this FDI news is announced, I think कुछ company I think they don't require FDI at this point of time, क्योंकि उनके cash flows इतने strong हैं, even from the cigarette business at this point of time. अगर हम volume degrowth की भी बात लें और अगर हम assume भी करें कि volume degrow होती है, price realizations will ensure कि I think जो cash flow आएगा cigarette business से, ये strong होगा. Grow नहीं होगा लेकिन strong होगा. तो मेरे ख्याल से I think एक sentimentally dampening news है. बट लार्जर इम्पैक्ट 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा कि आई थिंक जैसे वो कैश क्रंच रहेगा सिस्टम में, स्पेसिफिकली आई थिंक लोकल और रिटेल लेवल पे, वो शायद थोड़ा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट ला सकता है सिगरेट कंपनियों के। ओके, और इस बीच हमारे साथ यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर्स और ईवीपी संजय डोंगरे साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहला सवाल तो ये कंजम्पशन की स्टोरी पर लेना चाहता हूँ, जिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन जो किया है सरकार ने, यानी कि 500 और 1000 रुपये के ये नोट बंद करने का फैसला और इनके बदले में नए नोट लाने का फैसला, तो लोगों को डर ही है कि ये जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी थी कि हमारा कंजम्पशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस पर ब्रेक लग जाएगा। 6-12 महीने तो गए वापस ट्रैक पर आने में। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्योंकि देखिए एफआईज बेच रहे हैं और घरेलू फंड ने भी हाथ खींच लिया, अब खरीदना बंद कर दिया। नहीं, तो अगर आप ये डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी इसका अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसपे स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शंस हुआ है एंड बाकी के जो सेक्टर्स है उसमें टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस है। तो जैसे कि सेक्टर्स अगर आप देखेंगे, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर हो गया या गोल्ड या गोल्ड फिनांसिंग और गोल्ड रिलेटेड बिजनेसेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, मुझे लगता है, और लग्जरी आइटम्स,
आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स है इसमें स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट आने वाला है। बाकी के जो कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स है या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स है, आई थिंक उसमें ये जो टेम्पररी इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में ये रीमोनेटाइजेशन जो नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि डिमांड फिर से ये जो कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स है जिसमें डिस्क्रिशनरी डिमांड है, वो पेंटअप डिमांड बढ़ते रहेगा। एंड एक बार अगर लिक्विडिटी की नॉर्मलसी इकोनॉमी में आ गई, जो एक्सपेक्टेड है कि 3-4 महीने में आ जाएगी, उसके बाद ये डिमांड सडनली एक्सप्लोशन हो जाएगा एंड सडनली FY18 में आपको कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ अबो एवरेज और अबो नॉर्मल तरह का ग्रोथ आपको FY18 में दिखने को मिलेगा। डोंगरे साहब, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है ये ऑफ कोर्स डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है ही, लेकिन FIIs लगातार बिकवाली करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कुछ सहारा देने की कोशिश की है, लेकिन क्या आपको लग रहा है यहाँ पर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फिर आप जैसे म्यूचुअल फंड्स करंट लेवल्स पर 8100 के आसपास, जहां पर भी आपको बढ़िया थीम्स लगे, पैसा लगाने को तैयार हैं? क्या वो फ्लो बरकरार रहेगा? कैश डिप्लॉयमेंट जारी है? तो इसमें अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो जो US में जो इवेंट्स हुए, जैसे कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड उनकी जो पॉलिसीज है उसके इससे यही लग रहा है कि US में अभी मॉनेटरी टाइटनिंग और फिस्कल बिनाइन फिस्कल पॉलिसी फॉलो होगी। उसके कारण जो US डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, एंड इसके कारण जो इसका इम्पैक्ट जो है वो इमर्जिंग मार्केट के इन्फ्लोज पे पड़ने वाला है। तो सम ऑफ द फ्लोज विल मूव फ्रॉम नॉन डॉलर एसेट्स टू डॉलर एसेट्स। वही हम अभी शुरू के कुछ दिनों में देख रहे हैं, और इसके कारण FI की बिकवाली आई है। अपार्ट फ्रॉम और जो डीमोनेटाइजेशन ऑफ हायर करेंसी हुई है, उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो शॉर्ट टर्म में आने वाला है, उसके कारण FI का बिकवाली दिखाई दे रहा है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स रहेगी वो फिजिकल एसेट जैसे रियल एस्टेट एसेट्स और गोल्ड में जाने के बजाय फिनेंशियल एसेट्स में जाएंगे। तो पार्ट ऑफ द जो पैसा फिनेंशियल एसेट्स है उसमें इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी पैसे आने की उम्मीद है। तो ऑल दोज इनफ्लो जो आएंगे आने वाले दिनों में, एक अच्छा मौका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है, जहाँ की मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव एक्चुअली डिक्लाइन बाय 15 to 20%। तो ये जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत अच्छा अवसर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। छोड़ो, ठीक है, ओके। और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो है नेस्कॉम की तरफ से, और नेस्कॉम ने गाइडेंस घटाया है से 12%। उनका पहले IT की रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था साल वित्त वर्ष 2017 के लिए 10 से 12% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, इसे घटाकर 8 से 10% कर दिया। तो लोअर एंड और अपर एंड गाइडेंस का दोनों ही 2% से कम किया। रिश्ता ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है जी, एक्सपेक्टेड था अनिल, क्योंकि अगर आप इन्फोसिस और TCS का ही परफॉर्मेंस देखें, उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करके देखें इस अंत तक 8 से 9% के ही आसपास रहेगी, या फिर जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी वो 8 to 9% ही रहेगी, और उसी के बीचों बीच उन्होंने 8 से 10% का गाइडेंस लगाया है। कॉग्निजेंट का भी कम था, लेकिन बस वही। और नेस्कॉम लार्जली कंपनियां कह रही थी कि हम नेस्कॉम की गाइडेंस को आसानी से बीट कर लेंगे। तो अब क्योंकि नेस्कॉम ने गाइडेंस घटा लिया है, अब देखना होगा कि क्या वो अपर हायर एंड पर 10% का अचीव हो पाता है या नहीं। यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ किसी भी IT कंपनी में दिखे आपको अगले साल, तो वो ठीक मानी जाएगी, बेहतर मानी जाएगी। हाँ, अच्छी मानी जाएगी। और 12% के ऊपर आएगी तो क्या कहने। डोंगरे साहब से राय ली जाए इसी पर। सर, ये IT कंपनियों को लेकर जितनी तमाम चिंताएं, ग्रोथ में कमी, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना, शेयरों की पिटाई, फंड्स ने एक्सपोजर कम किया, ये सब आ गए इस प्राइस में, खरीदने का वक्त आ गया इनमें, या अभी इंतजार करना है? जैसे कि अगर IT सेक्टर्स की बात करेंगे तो वैल्यूएशंस अभी बिलो एवरेज वैल्यूएशन चल रहे हैं। इट इज एट डिस्काउंट्स टू द निफ्टी वैल्यूएशंस, एंड देयरफॉर फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली द IT सेक्टर इज लुकिंग लॉट मोर अट्रैक्टिव। लेकिन ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज रहने वाली है, इनिशियल इंडिकेशन ये है कि वो
प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज फॉलो करेंगे। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द आउटसोर्सिंग जो होता है वो इंडिया से होता है, तो उसके कारण जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज का, उस पर ये असर हो सकता है। तो इस साल 8 से 10% हो सकता है कि अगले साल अगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अगर सच में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज फॉलो करती है, तो अगर अगले साल इवन 8 से 10% ग्रो करना भी शायद सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए ग्रो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमको रिटर्न विज़ावी रिस्क थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि अगर इसके प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज के कारण अगर आईटी सेक्टर में अगर और गिरावट आती है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ये आईटी सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। बिकॉज एक तो अगर आईटी सेक्टर जैसे कि इट जनरेट्स लॉट ऑफ कैश बेसिकली, उनकी बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन होती है, तो इट कुड बिकम अ इशू ऑफ ग्रोथ, बट कैश जनरेशन विल कंटिन्यू। तो at a lower valuations, I think obviously the risk return will be in favor of IT sector. शुक्रिया डोंगरे साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो रिस्क रिटर्न फेवर में रहेगा आईटी कंपनियों के लिए, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए। पिछले आधे घंटे में देखिए या फिर पिछले 2 मिनट की बात है, ये खबर अभी आई है और उसका असर HCL टेक्नोलॉजीज दिन के हाई से 1.5% फिसल चुका है। विप्रो 1% से ज्यादा का नुकसान झेल रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं टेक महिंद्रा भी अब 0.5% ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ। इंफोसिस अकेला होगा जो करीब करीब 2% ऊपर है। TCS भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो उसमें भी देख लेते हैं कि इस आधे घंटे में क्या एक्शन चेंज हुआ है। TCS में स्थिरता कायम है। ये फिलहाल स्थिति टेक्नोलॉजी कंपनियों की इस समय साफ दिखाई दे रही है। BTST कॉल की बारी है, उस पर एक राय लेंगे, लेकिन फटाफट सेंसेक्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स जो है वो 9 पॉइंट ऊपर रह गया है और पहले तो वो टबैको वाली खबर और अब ये नैस्कॉम की गाइडेंस कट से निफ्टी 8110 पर आ चुका है, यानी कि जो तमाम गेंद सुबह में देखने को मिले थे वो पूरी तरह से वाइप आउट होते हुए। तो क्या रणनीति हो, STBT या फिर BTST का भी मौका है, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। किरण यादव कह रहे हैं कि STBT ही के साथ रहिएगा। SRF बेचे, 1500 का टारगेट, 1590 का स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पर एक BTST कॉल है जिसमें तेजी की पोजीशन इस समय ली जा सकती है, वो है अमर राजा। 970 का टारगेट और 924 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। बैलेंस बनाने की कोशिश, एक बाय एक सेल, गैप से ऊपर या नीचे खुलने की टेंडेंसी बाजार की है, तो वो एकदम सही रणनीति इस वक्त। विवेक गुप्ता ने भेजी है 2 रणनीति। UBL शॉर्ट करने की राय, 846 का स्टॉप लॉस UBL के लिए, यानी कि यूनाइटेड ब्रूरीज, और 807 का लक्ष्य। भेल भी बेचेंगे वो, 134 का स्टॉप लॉस है और 129 के टारगेट। बहुत नज़दीक आ गया भेल तो उनके टारगेट के, तो भेल छोड़ दें या फिर थोड़ा ऊपर आ जाने दें, 133 के आसपास, थोड़ा 1-1.5 रुपये ऊपर आ जाए फिर आप बेचिएगा, ये ठीक रहेगा। सर्वेंद्र हमारे साथ हैं, उनकी भी BTST STBT कॉल्स ले ली जाए। सर्वेंद्र क्या करना है? बिल्कुल अनिल जी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। जो लॉन्ग है वो अपने पहले वाले पिक में से ही है, एशियन पेंट्स। आई थिंक वो जो बास्केट थी अपनी एशियन पेंट्स का, अगर आप 2 दिन का सेटअप देखें तो एक शॉर्ट टर्म एक बुलिश पैटर्न बना के बंद कर रहा है, अज्यूमिंग कि नेक्स्ट 15 मिनट भी यहीं रहेगा, तो मैं इसको बाय करके चलना चाहूँगा कल के लिए। 950 के टारगेट्स कैश के लेवल्स हैं और 918 रुपये 40 पैसे पे उसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऑयल मार्केटिंग पैक में से मैं BPCL शॉर्ट करके जाना चाहूँगा। मेरा मानना है उसमें कि जिस तरह से WTI क्रूड में जिस तरह का रिवर्सल आया है, आई थिंक नेक्स्ट 1-2 हफ्ते वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो मेरे हिसाब से OMCs के लिए तकलीफ होगी, बट एक छोटा टारगेट लेके कल के लिए तो काम करें। 625 का टारगेट, ये भी कैश के लेवल्स हैं, और 640.60 का एक स्टॉप लॉस। अच्छा सर्वेंद्र, आपने 2 कॉल्स दिए, एक बाय और एक सेल, ठीक है ना? ये बताइए कि जो भी आपको फॉलो कर रहा है उसको मूड तेजी का हो तो बाय वाला लेके जाए, मूड मंदी का हो तो सेल वाला करके जाए, या जो करे वो दोनों साथ में करें, एक ना करें? नहीं, अगर आप किसी एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उसके सारे कॉल आपको करने पड़ेंगे, तो वो एक बेसिक है। अगर क्योंकि नहीं तो फिर आप उस एनालिस्ट का रिस्क रिवॉर्ड आप कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। वो शायद बुरा भी हो सकता है आपके केस में, या अच्छा भी हो सकता है। अगर आप कॉल्स आधे करेंगे तो शायद आप बेटर भी परफॉर्म कर पाएं, शायद आप नहीं भी कर पाएं, बट सेफ यही रहता है कि आप अगर एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको भरोसा है तो उस भरोसे को कायम रखें और उस पर ट्रेड करते रहे। मैंने पूछा क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा 2 दिए ना, ठीक है, मुझे तो कल तेजी लग रही तो वो खाली तेजी करने वाला लेके गया, मंदी लग रही तो मंदी का कर लिया, तो मार्केट उल्टा हो गया, गैप से ऊपर नीचे जी। तो इसलिए मैंने कहा एक क्लेरिफिकेशन ले लिया जाए आपसे। वागले साहब की स्ट्रेटेजी पहले बता दूं आपको, क्या कह रहे हूँ। DLF
ये शॉर्ट करना है और डीएलएफ ऑलरेडी 5%। मेरे ख्याल से निफ्टी में काफ़ी, ये निफ्टी में तो नहीं, वायदा कारोबार में तीसरा सबसे बड़ा लूजर है। वागले साहब हमारे साथ है इस वक्त। वागले साहब, आपसे तो निफ्टी की कॉल भी लेनी है और BTST ST BT भी, बताइए आपके क्या क्या कॉल्स हैं आज? अनिल जी, पहले तो निफ्टी की कॉल कह दूं, मुझे लगता है 8000 टेस्ट होगा, 8020 30, यहाँ से 80 पॉइंट नीचे का टारगेट होगा। तो कोई भी अपसाइड होगी 30-40 पॉइंट की, मैं बेचकर चलूंगा। STBT कॉल होंगी मेरी दोनों। DLF होगा 111 का स्टॉप लॉस होगा, 102 का टारगेट होगा। दूसरा होगा SRF 1551 का स्टॉप लॉस होगा, 1487 का टारगेट होगा। 1551 आज सुबह सुबह इस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए देखा था और तब हम बात ही कर रहे थे कि, और देखिए 18% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है SRF में, दमदार शॉर्ट्स बने आज। 5.5% का नुकसान, लगभग 90-100 रुपये नीचे है। DHFL और DLF जैसे शेयर्स नीचे, यहाँ पर भी मार पड़ती हुई दिख रही है। आइए अब फोकस करते हैं बाज़ार पर और कुछ और स्टॉक्स पर। और इस बीच आप देखिए लाल निशान में फिसल चुके हैं सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, और एक बार फिर 100 टेस्ट होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। कल भी हमने क्या 8090 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, लेकिन आज लग रहा है जी, आज लग रहा है वो फिर से 8100 को चैलेंज बाजार करेंगे। बेयर्स का यही मोड दिख रहा है एक्चुअली। एक तो सुबह सुबह बहुत गैप से ऊपर खुलना गलत हो गया, उसके बाद दूसरा गड़बड़ ये हुआ कि चलिए ऊपर तो खुल गए लेकिन टिके नहीं, खुलते ही गिर गए। तो अच्छी बिकवाली फर्स्ट हाफ में हो गई। अच्छा, उसमें जिनके लॉन्ग्स बन गए उनके नीचे जाके स्टॉप लॉस कटे होंगे 8100 के पास। वापस जोर से खींचा बाजार और आखिरी मिनटों की बिकवाली क्लोजिंग खराब लेवल पर, ये अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि आप क्या देखना चाहते हैं, स्क्रीन पर बाजार बढ़े और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद दे तो थोड़ा तो संकेत मजबूती का है। लेकिन ये स्क्रीन देखकर एक संकेत साफ दिख रहा है, वो ये कि उछाल आएगी तो लोग बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। वो लोग मतलब ट्रेडर भी हो सकते हैं, FIs भी हो सकते हैं, लेकिन बिकवाली साफ है ऊपर के लेवल से, इसमें कोई डाउट नहीं, ये संकेत साफ दिख रहा है। लेकिन आज कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी राहत के संकेत दिखा रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले हो गए, बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, ये मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ एशियन पेंट्स, मैरिको, टाटा ग्लोबल, यहाँ पर खरीदारी, गोदरेज कंज्यूमर्स, ये सब स्टॉक्स थोड़े थोड़े मजबूत होते हुए आज के सेशन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। जी एंटरटेनमेंट 5% मजबूत है। तो कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कमजोरी हों, कुछ मजबूत शेयर भी इस बाजार में दिख रहे हैं। जी हाँ, अब लेकिन लिस्ट लिमिटेड है अनिल, स्पेशली पिछले आधे घंटे में हमने देखा है मोड जो है पूरी तरह से बदल गया है। अब आप मदरसन सुमी देखिए 2.5-3% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, इस काउंटर में अब सिर्फ 2% की तेजी रह गई है। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में यहाँ पर 3.5% का दबाव देखने को मिला है। यही सिचुएशन है राणे मद्रास में भी, जो कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में था। इनफैक्ट राणे ग्रुप की तमाम कंपनियों में हमने देखा था अच्छी खासी खरीदारी होती हुई, लेकिन ये भी 2% गवाता हुआ आखिरी आधे घंटे में। धनलक्ष्मी बैंक में बिकवाली बढ़ती हुई। अशोक लेलैंड में हमने देखा है करीब 2% का कट आया है जाते जाते, तो वो काउंट अब 4.5 से 5% की गिरावट पर जाकर टिकेगा। HCL टेक टॉप परफॉर्मर्स में था, लेकिन NASSCOM के गाइडेंस कट के बाद हमने देखा एक मेजर करेक्शन देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से लोग अपने हाथ पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और DHFL, DLF, सिंटेक्स, M&M फाइनेंशियल, ये काउंटर्स है जहां पर वो सेल साइड की पोजीशंस लगातार जारी रही हैं। तो मूड जो है वो फिर से बिगड़ता हुआ, इफ एट ऑल सर्वेंद्र 8100 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, जिसके चांसेस हैं। आगे की चाल क्या रहेगी, क्या रणनीति होगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी बोला 81 के आसपास मैं बाय करके चलना चाहूँगा। तो आई थिंक ट्रेड भी ट्रिगर हो चुका है, 81 के आसपास ले 8034 का स्टॉप लॉस रखें स्पॉट में। और मेरा मानना है कि एक बाउंस 82-50 का आएगा और उस बाउंस में एक्चुअली क्लियर भी हो जाएगा कि उसके मोमेंटम में अगर मोमेंटम रिवर्स हो रहे हैं और स्टॉक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यस 83 के ऊपर टिकेगा कि नहीं। अगर 83 के ऊपर इस बाउंस में नहीं टिका तो फिर अगले 15-20 दिन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा सर्वेंद्र, ये बताइए बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है आज की जो एक्स्ट्रा कमजोरी है वो इस वजह से हो, क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब के जीतने के बाद और ये डीमोनेटाइजेशन आया तो 2 दिन तो बैंक निफ्टी जम के भागा है ना जी। तो वहाँ से मेरे ख्याल से कितना 20,300 से आप देखिए 19,100, यानी कि 1200 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में हो गया बिल्कुल 2 सेशन में। तो हो सकता है आज का दबाव थोड़ा तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हो कि आज वीकली एक्सपायरी कौन रोल ओवर करे। तो क्या ये 100 पॉइंट की रिस्क लेकर लेने जैसा है कि कल सुबह अगर 19,000 तोड़ देता है तो निकल जाए, नहीं तो एक चांस लिया जाए? नहीं बिल्कुल, आई थिंक अगर आप
इसके लास्ट 5 दिन के प्राइस एक्शन को देखेंगे तो करीब 2200 पॉइंट की नॉन स्टॉप 2 दिन में 2200 पॉइंट चला था। जिस दिन पहले दिन ही चला था उसी दिन करीब 1700-1800 पॉइंट सेम डे में ही लो से खींच दिया था। तो एक 2200 पॉइंट का मूव है, उसमें 1200 पॉइंट के करीब तकरीबन जैसे आपने बोला एक करेक्शन आ चुका है, सो विच इज क्लोज टू 50%। और अगर आप ट्रेडर हैं और किसी भी मूव में 50% रिट्रेसमेंट आ चुका होता है और अगर आप ओवरऑल बुलिश हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे को लगता है कि वो पीछे एक 6 सिग्मा इवेंट गया हुआ है और जब तक वो लोज नहीं टूटते हैं तब तक लेन करके चलना चाहूंगा, तो मैं तो मानूंगा कि यस बैंक निफ्टी में भी जिस तरह का करेक्शन हो गया है, एक 100 नहीं, एक 18,900 के नीचे स्टॉप लॉस रखें स्पॉट में और लेके चले। मेरा मानना है कि एक नहीं कुछ तो ज्यादा तो 500 से 600 पॉइंट का बाउंस तो खेल ही सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब के रिजल्ट और डिमोनेटाइजेशन के दिन 18,143 का लो बनाया था बैंक निफ्टी ने जी, और उसके बाद मेरे ख्याल से 20,309 के आसपास का हाई ये परसों के दिन बना चुका है। तो ये रेंज लगभग आप देख लीजिए कितना 2100-2200 पॉइंट की, वहां से 50% करेक्ट हो चुका है तकरीबन जी। लेकिन क्योंकि हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, पीएनबी पर मैं आपकी एक कॉल लेना चाहूंगी संदीप, क्या करेंगे? 148.40 पर आया है ये स्टॉक, ट्रेड कर रहा है 4% नीचे। हर्षदा, ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली हुआ है और एक अहम लेवल है 153-154 का जो ब्रेक हुआ है, 2 दिन का लो है, जो सपोर्ट था वो ब्रेक होना नहीं चाहिए था। तो कोई भी मूव 152-153 की तरफ आता है, ये स्टॉक बेचा जा सकता है पीएनबी। मुझे लगता है ये 142-143 के लेवल्स हमको एक कल या परसों में देखने को मिलेंगे। ओके, ये राय है इस वक्त। और इस बीच एबीजी शिपयार्ड, हमारी रिसर्च टीम बता रही है कि शेयर में तेज गिरावट हुई है, अभी पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेजी से गिरा है। हाँ देखिए, 2:45 बजे के 2:30 बजे के बाद से गिरना शुरू हुआ है, अब ये 5-6% नीचे है। ऊपरी स्तरों से लगभग 10% टूटा, ये तो अब रिकवर हो गया, इसलिए ये हालत है। ये एक इंटरेस्टिंग, आज के हाई से बैंक निफ्टी देखिए लगभग 500 पॉइंट ऊपर से नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पर भी बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिखी है। गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्री, सिगरेट वाले शेयर एक बार फिर से देख लें, हाल क्या है इनका। इनफैक्ट वीएसटी में तो अच्छी तेजी बन रही है, सरप्राइजिंग मूव है। मैं वही चेक कर रही थी, गॉडफ्रे 20% नीचे है, वीएसटी इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर है, आईटीसी पिटा है तो और गोल्डन टबैको एकदम फ्लैट है। इसका मतलब है कि लोगों को सरकार से ज्यादा राधा किशन दमानी जी पे भरोसा है कि वीएसटी उन्होंने ले रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुश्किल वाला मामला है कि अगर ये एफडीआई बैन हो गया तो फिर इस स्टॉक के लिए जो तेजी बनी थी, थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे गॉडफ्रे का तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की तेजी शेयर में पिछले कुछ महीनों में बनी है और कैसा करेक्ट हो। मेरे ख्याल से 1400 रुपये 1500 रुपये तक ये शेयर भी गया था ऊपर में, और अभी भी देखिए इतना गिरने के बाद ही 6 महीने के बेसिस पे 10-11% ऊपर है। अब देखिए क्या हाल है, यानी कि 825 से कुछ ये बढ़ना शुरू हुआ और हाई 1190 तो 3 महीने का दिखा, मेरे ख्याल से उससे भी ऊपर गया ये तो। ये स्टॉक जहाँ तक मुझे याद है 1400 रुपये के आसपास तो गया था, लेकिन फिलहाल 3 महीने में 25% नीचे हो चुका है ये शेयर, और साल भर के हिसाब से देखिए 6-7% नीचे है। चलिए ठीक है, ये सिगरेट वाले शेयर हैं, अभी तो हाल इनका बुरा है इस वक्त, ये साफ दिख रहा है। मैरिको 4% मजबूत है। चार्ट पर सिचुएशन बताएं वागले साहब, क्या किया जाए 248 पर? सर्वेंद्र जी आपको मदद करनी पड़ेगी, वागले साहब का थोड़ा संपर्क हमारा बराबर हो नहीं पा रहा है, आप बताइए चार्ट्स पर। नहीं, क्लियरली आई थिंक अगर देखें तो ये स्टॉक एक ऐसा है कि इसने अभी तक वो लो को रीटेस्ट किया, जो कि निफ्टी भी प्रॉब्ली अब कर रहा है 81 के आसपास। इलेक्शन डे वाला लो और डिमोनेटाइजेशन डे वाला जो गैप डाउन लो था उसको होल्ड किया है और आज वहाँ से एक अच्छा बाउंस आ रहा है। तो मेरा मानना है कि एक डबल बॉटम जैसा शॉर्ट टर्म, प्योरली एकदम शॉर्ट टर्म अगर इसको देखें तो एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न है। 235 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरे उछाल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक 256 के टारगेट्स ऊपर में पॉसिबल। ये एविएशन कंपनियों में मूड फिर से बिगड़ता हुआ, इनफैक्ट कल मुझे याद है जेट एयरवेज की पिटाई हो रही थी, आज इंटरग्लोब एविएशन की बारी है। इंटरग्लोब एविएशन भी करीब 4-5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ, इस पर आपकी क्या राय रहेगी सर्वेंद्र? इनफैक्ट इंटरग्लोब तो 6% नीचे है अब। इसको रेगुलरली तो ट्रैक नहीं करता हूँ, बट आई थिंक क्लियरली इस पूरे स्पेस में वीकनेस है और अभी तो हाथ नहीं डालें। थोड़ा मेरे ख्याल से जब तक बाजार स्टेबलाइज नहीं हो जाता है और काफ़ी हाई बीटा स्पेस है तो थोड़ा वेट करें और एक बार बाजार स्टेबल हो तो फिर हाथ डालें उसमें। निफ्टी को एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 8094 के लेवल्स आ चुके हैं। तो जैसे ज्यादातर जानकार कह रहे थे 8090 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से सिर्फ हम 3-4 पॉइंट ही दूर है। देखना होगा क्या
उसको छुएगा, उसको ब्रीच करेगा या नहीं। फिलहाल लोज पर ही मार्केट इस समय ट्रेड करता हुआ और मूड पूरी तरह से बिगड़ा है। बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट वो कमान संभाली है मंदी की आज। और दिग्गजों में आप देखेंगे आईटीसी की तो हम बात काफी कर चुके हैं, लेकिन अंबुजा सीमेंट भी अगर आपकी स्क्रीन पर आए तो 3% नीचे है। हिंडाल्को में हमने देखा है काफी गिरावट आई, 2% फिसला है पिछले आधे घंटे में, यानी कि अब 3.5% नीचे आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। और फार्मा कंपनियों की सेहत तो आज सुबह से बिगड़ी है और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और भी स्थिति खराब हो रही है। सन फार्मा, ऑरबिंदो, सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, चारों दिग्गज कंपनियां और सबकी हालत पस्त। 3%, 3.5% की गिरावट इन सब में देखी। औरोबिंदो फार्मा भी 5%। ओके, एक और स्टॉक हर्षदा जो बड़ा कमजोरी को अब लीड कर रहा है वो आईटीसी ही है एक्चुअली, जिसकी वजह से 4% नीचे आया और जिसकी वजह से बाजार एकदम नीचे के स्तर पर चल रहा है। 765 रुपये ये था दाम इंटर ग्लोब का आईपीओ प्राइस। तो 30 सेकंड बचे मयूरेश, मैं सोच रहा हूँ एक फटाफट फंडामेंटल राय ले ली जाए आपसे। अभी भी आईपीओ प्राइस से थोड़ा ऊपर है, जिनके पास है वो बेच दें, जिन्होंने आईपीओ में लगे हैं शेयर वो रखें या बेच दें? मेरे ख्याल से आई थिंक आई लुक एट द अदर वे। आई थिंक अगर डिक्लाइन होता है तो राह देखें, क्योंकि आई थिंक जो A320 नियोज की इनकी डिले हुई है डिलीवरी, जितना क्रूड का इम्पैक्ट पॉजिटिवली EBITDA पे आना था आ चुका है। और Q3 एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहता है, ETF प्राइसेस शायद घट सकते हैं विद फ्यूल प्राइस कट्स, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो लेवरेज है वो शायद बैलेंस शीट पे प्ले होगा। बट अगेन आई थिंक एविएशन स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद न्यूट्रल रहेगा। यू नीड टू वेट आउट फॉर क्वार्टर रिजल्ट्स एंड देन टेक अ कॉल। ओके, ये राय है इस वक्त। इंटर ग्लोब में तो नीचे घबराए नहीं, शेयर तो अच्छा ही है। एक और स्टॉक MCX, फटाफट चार्ज देखिए। वागले साहब सुबह सुबह हम बात कर रहे थे, वागले साहब नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 1300 रुपये के आसपास भाव चल रहा है। सुबह सुबह हम बात कर रहे थे कि देखिए अब MCX अपने गेंस तो होल्ड किया है आज, अच्छा मतलब जो भी वॉलिटिलिटी आई है वो स्थिर रहा है। और यही चाल मॉइल में भी रही है, क्योंकि मुझे याद है मॉइल रेडार पर आया था करीब 10 बजे के आसपास और 7% तब ऊपर था। अब भी हम देख रहे हैं क्लोज 6% तक की बढ़त पर जाकर 7% पर ही जाकर दिन की समाप्ति करेगा। एम लेटर के लिए आज दिन ठीक है। MCX और मॉइल दोनों स्टॉक इतने बुरे नहीं है जितने हो सकते थे। मैक्स फाइनेंशियल देखिए आपने एक और 8% ऊपर। ठीक बात है, चलिए। लेकिन टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों के लिए भी दिन आज अच्छा है। TCS, टाटा पावर, ये शेयर, टाटा मोटर्स, टाटा ग्लोबल हरे निशान में। टाटा ग्लोबल का बड़े दिनों बाद टाटा ग्रुप के लिए राहत दिन है। थोड़ा मार्केट कैप आज इनका बड़ा है, कम से कम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ना TCS सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला शेयर बाजार का भी और टाटा ग्रुप का भी। टाटा पावर 2.5% मजबूत बंद हुआ है, TCS 3% मजबूत हुआ है, टाटा मोटर्स 0.5% मजबूत हुआ है। टाटा ग्लोबल में अच्छी तेजी है, तो कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयर यहाँ पर। लेकिन अब चूँकि बाजार बंद हो चुके हैं, प्रोविजनल क्लोजिंग तो 8092 पर दिख रही है मुझे निफ्टी में लग रहा है। लेकिन आधा घंटे की एवरेज क्लोजिंग प्राइस देखेंगे शायद 8100 के आसपास या थोड़ी सी ऊपर 1-2 पॉइंट ऊपर आ सकती है। मेरे ख्याल से 8100 के आसपास आनी चाहिए, 8100 के नीचे शायद नहीं हो, देखते हैं अभी पता चल जाएगा। लेकिन तब तक एक बार हम स्टॉक 2020 का अपडेट देख लेते हैं। आज जो मैच खेला गया देख लेते हैं, हमारे दोनों कैप्टन्स की कैसी रही परफॉर्मेंस और क्या रहा रिजल्ट। आज का मुकाबला हेमंत और आशीष के बीच और फोटो फिनिश एक्चुअली हेमंत ऑफ कोर्स लेकिन बाजी मारते हुए 4.4 देख लेते हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। इस तरह की फोटो फिनिश होती है ना, तो कई बार है ना जब पोस्ट क्लोजिंग की रेट्स जो एडजस्ट होती है उसके बाद नतीजे बदल भी जाते हैं। क्योंकि एक जमाने में जब मैं स्टॉक 2020 खेला करता था तब ऐसा हुआ है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि फाइनल रेट्स में एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन जिन स्टॉक्स में आप देखिए अच्छे रिटर्न्स बने हैं, जेट एयरवेज सुबह ही हेमंत ने कहा था आप बेचकर चले, पेज इंडस्ट्रीज में बिकवाली रहेगी और वैसे ही मूव्स देखने को मिले। अबान ऑफशोर खरीदारी की राय थी, ऑयल इंडिया में भी एक बाय कॉल था, लेकिन ऑयल इंडिया ऊपरी लेवल से कुछ करेक्ट होता हुआ दिखाई जरूर दिया था। आशीष के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, टाटा ग्लोबल पर आशीष ने तेजी का कॉल दिया था, मारुति डीसीबी और काफी बढ़िया रिटर्न्स इन स्टॉक्स में बने हैं उन लोगों के जिन्होंने तेजी की। और एक सेल कॉल था टाटा मोटर्स डीवीआर पर और वो भी एकदम फ्लैट क्लोज दिखाता हुआ नजर आया। 8111 ये वो एडजस्टेड क्लोज है 8100 के ऊपर। तो कोशिश यही है कि भले ही हम प्रोविजनल क्लोज 8090 के आसपास दिखाए कि एडजस्टेड 8100। मैं सोच रहा था कि 8100 के ऊपर होनी चाहिए बंद, इतना खराब तो नहीं थे, खाली 5-7 मिनट में आखिर में ज़्यादा गिर गए। 3 पॉइंट ही सही हरे निशान, लेकिन सेंसेक्स 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ये एक दिक्कत की बात। और आज के टॉप 4 लूजर देखिए निफ्टी में, ओरो, सन, डॉक्टर सिप्ला,
ये चारों फार्मा स्टॉक्स ने सेहत खराब की है बाजार की, और यही सबसे ज़्यादा गिरे हैं आज के सेशन में। उसके बाद हिंडाल्को, अंबुजा, ITC हैं जिन्होंने दबाव बनाया है। चलिए, तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव, संदीप वागले, मयूरेश जोशी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए आज वक्त निकालने के लिए। चलिए, इसी के साथ आखिरी सौदा में इतना ही, लेकिन आगे मार्केट्स की पूरी एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट्स टॉप 20 में ब्रेक के बाद। नमस्कार।